नमस्कार। भारत की राजनीति में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इतिहास करवट बदलता है। 27 फरवरी 2002 को गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में लगी आग सिर्फ एक डिब्बा नहीं जलाती, उसने पूरे गुजरात को हिंसा की ज्वालाओं में झोंक दिया और भारतीय राजनीति के नए अध्याय की नींव रख दी। उसी राख से निकला एक चेहरा, नरेंद्र मोदी। दंगों के आरोप, जांचों और आलोचनाओं के बीच यह चेहरा गिरा नहीं बल्कि और भी धारदार होता चला गया। मोदी का आरएसएस से रिश्ता सिर्फ संगठनात्मक नहीं बल्कि वैचारिक भी था। लक्ष्मण राव इनामदार जैसे संघ के नेताओं ने उन्हें शाखा से प्रचारक बनाया और अनुशासन, राष्ट्रवाद और विचारधारा की सीख दी। यही पृष्ठभूमि उन्हें बाकी नेताओं से अलग करती है। जब 2001 में गुजरात के हालात बिगड़े और बीजेपी का नेतृत्व लड़खड़ा रहा था, तब संघ ने मोदी पर दांव खेला और यह दांव इतिहास का सबसे बड़ा राजनीतिक जुआ साबित हुआ। गोधरा कांड के बाद के दंगों ने मोदी को कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक ने उन्हें राजधर्म निभाने की नसीहत दी थी, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी और संघ ने उनका साथ दिया। अदालतों की जांचें, एसआईटी की पूछताछ, जकिया जाफरी के आरोप, हर बार मोदी कानूनी शिकंजे से बाहर निकले और हर बार उनकी राजनीतिक छवि और मजबूत हुई। दिसंबर 2002 में जब उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की तो यह साफ हो गया कि जनता ने उन्हें केवल नेता ही नहीं बल्कि प्रतीक मान लिया है। यहीं से गुजरात मॉडल जन्म लेता है। बिजली, सड़क, उद्योग, निवेश, सम्मेलन, सब कुछ विकास की नई कहानी में पिरोया गया। हिंदुत्व और विकास का यह पैकेज अपने दशक तक मोदी की ढाल भी बना और तलवार भी। 2007 और 2012 में वे लगातार जीतते गए और फिर 2013 में बीजेपी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। संघ ने बूथ स्तर पर पूरी ताकत झोंक दी। 16 मई 2014 को जब चुनाव परिणाम आए तो बीजेपी ने अकेले दम पर 282 सीटें जीती। मोदी 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री बने। यही उनका स्वर्णिम काल का आरंभ था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने कई ऐसे कदम उठाए जिन्होंने देश की दिशा और दशा दोनों बदली। 2016 में नोटबंदी का ऐलान हुआ, भ्रष्टाचार और काले धन पर वार का दावा किया गया। हालांकि इसके आर्थिक प्रभावों पर आज भी बहस जारी है। 2019 में अनुच्छेद 370 हटाकर कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया गया और यह संघ और बीजेपी के दशकों पुराने एजेंडे की पूर्ति थी। 2020 में अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास हुआ और 2024 में उसका भव्य उद्घाटन। यह हिंदुत्व की राजनीति के लिए निर्णायक उपलब्धि बनी। विदेश नीति में मोदी ने भारत को वैश्विक मंच पर ताकतवर खिलाड़ी बनाने का अभियान चलाया। अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक, G20 से लेकर ब्रिक्स तक उन्होंने भारत की नई छवि बनाई। मोदी ट्रम्प रोड शो से लेकर हाउडी मोदी तक और फिर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी, ये सब उनकी वैश्विक पहचान को मजबूत करता गया। लेकिन विवाद भी पीछे पीछे चलते रहे। नोटबंदी की मार से लाखों छोटे कारोबार चरमरा गए। किसान आंदोलन से सरकार की साख को चुनौती लगी। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी ने देश भर में विरोध की लहर पैदा की। विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा कि मोदी सरकार संस्थाओं पर कब्जा कर रही है, तंत्र को कमजोर कर रही है और मीडिया पर दबाव डाल रही है। इसके बावजूद 2019 में मोदी और भी प्रचंड बहुमत से लौटे और 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक ऐसी उपलब्धि जिसे अब तक केवल नेहरू ही हासिल कर पाए थे और यह सिर्फ मोदी की नहीं बल्कि संघ और बीजेपी की दशकों की मेहनत की जीत थी। बूथ स्तर पर स्वयंसेवकों की ताकत, गुजरात मॉडल का नैरेटिव, सोशल मीडिया का चतुर इस्तेमाल और मोदी की करिश्माई छवि, इन सब ने मिलकर उन्हें अपराजय बना दिया। आज मोदी केवल प्रधानमंत्री नहीं बल्कि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है। सवाल यह है कि क्या यह स्वर्णिम काल आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा?
क्या उनके बाद कोई और चेहरा ऐसा करिश्मा दिखा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोकतंत्र में कोई नेता इतना सर्वशक्तिमान हो सकता है कि उसके बाद पूरा परिदृश्य बदल जाए? भारत की राजनीति के इस लंबे सफर में नरेंद्र मोदी आज तीसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री हैं। 2024 का चुनाव जीतकर वे उस ऊंचाई पर पहुंच गए जहां अब तक सिर्फ जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे। लेकिन तीसरे कार्यकाल की शुरुआत ही नए सवाल और नई चुनौतियां लेकर आई हैं। आर्थिक मोर्चे पर सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है। युवाओं की भारी तादाद नौकरी की तलाश में है और अमृतकाल की घोषणा के बीच यह सवाल उठता है कि क्या भारत केवल बुनियादी ढांचे के दम पर दुनिया की आर्थिक ताकत बनेगा या रोजगार की समस्या और भी विकराल हो जाएगी? जीडीपी की रफ्तार तेज है, लेकिन ग्राउंड पर छोटे व्यापार और मध्यम वर्ग की चुनौतियां कम नहीं हुई। विदेश नीति में मोदी ने अब तक भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति दिलाई। 2023 में G20 की सफल मेजबानी, रूस यूक्रेन युद्ध पर संतुलित रुख, अमेरिका और यूरोप में साझेदारी, खाड़ी देशों में नजदीकी, सबने उनकी छवि को बढ़ाया। लेकिन चीन की आक्रामकता, लद्दाख की सीमाएं और पाकिस्तान की अस्थिरता अभी भी उनकी परीक्षा ले रही है। सवाल यही है कि क्या विश्वगुरु भारत का सपना इन कठिनाइयों के बीच पूरा हो पाएगा? आंतरिक राजनीति में सबसे बड़ा हथियार हिंदुत्व की राह है। राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन इसके बाद एजेंडा का क्या होगा? संघ और बीजेपी अब समान नागरिकता संहिता और जनसंख्या नीति जैसे मुद्दों को आगे ला सकते हैं। विपक्ष बिखरा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया और जनता के बीच मोदी ही गारंटी है का नैरेटिव अभी भी मजबूत है। हालांकि तीसरे कार्यकाल में कुछ दरारें भी दिख रही हैं। विपक्ष लगातार संस्थाओं की स्वतंत्रता, मीडिया पर दबाव और लोकतांत्रिक मूल्यों की क्षरण की बात कर रहा है। किसान आंदोलन के बाद अब नए कृषि सुधारों की चुनौती फिर उठ सकती है। दक्षिण भारत में बीजेपी का आधार अभी भी सीमित है और यह उनकी अखिल भारतीय पार्टी की छवि पर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है। मोदी का तीसरा कार्यकाल केवल सत्ता का विस्तार नहीं, बल्कि यह एक तरह से उनकी विरासत लिखने का समय है। 2029 का चुनाव जब आएगा तो यह देखा जाएगा कि क्या मोदी ने भारत को केवल चुनावी जीत दिलाई या देश की सामाजिक आर्थिक बुनियाद को भी अस्थायी रूप से बदल दिया। संघ की भूमिका यहां और भी अहम हो जाती है। आरएसएस मोदी को केवल एक नेता नहीं मानता, बल्कि विचारधारा का योद्धा समझता है। बूथ से लेकर सत्ता तक संघ का ढांचा लगातार सक्रिय है। लेकिन सवाल उठता है कि मोदी के बाद क्या बीजेपी में कोई ऐसा चेहरा उभर पाएगा जो संघ और जनता दोनों का भरोसा जीत सके? क्या बीजेपी मोदी युग से बाहर निकलकर भी उतनी ही मजबूत रह पाएगी? नरेंद्र मोदी की राजनीति यात्रा आज उस मुकाम पर है जहां वे न केवल प्रधानमंत्री हैं, बल्कि भारतीय राजनीति के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन हर युग का एक उत्तराधिकारी भी होता है और यही सवाल आज बीजेपी और संघ परिवार के भीतर धीरे धीरे गूंज रहा है। मोदी के बाद कौन? बीजेपी का पूरा ढांचा भी मोदी के चेहरे और व्यक्तित्व पर टिका है। मोदी की गारंटी है सिर्फ चुनावी नारा नहीं, बल्कि संगठन का आत्मविश्वास भी है। लेकिन 2029 का चुनाव आते आते यह सवाल खड़ा होगा कि क्या पार्टी बिना मोदी के भी उतनी ही मजबूत रह पाएगी? संभावित उत्तराधिकारियों की सूची में कुछ नाम बार बार उभर करके आते हैं जो मीडिया में चर्चा के विषय में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के सबसे आक्रामक चेहरे के रूप में देखे जाते हैं। उनका जनाधार यूपी तक सीमित जरूर है, लेकिन वे संघ की पसंदीदा कतार में शामिल हैं। और दूसरी ओर अमित शाह का संगठनात्मक कौशल और कड़क छवि उन्हें भी बड़ा दावेदार बनाती है। शाह को मोदी का सबसे भरोसेमंद साथी और रणनीतिकार माना जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। नितिन गडकरी संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और बुनियादी ढांचा पर उनका काम उनकी साख बनाता है, लेकिन पार्टी के भीतर उनका कद लगातार सीमित होता गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक संतुलित और स्वीकार्य चेहरा माना जाता है, लेकिन उनकी उम्र और उपेक्षाकृत क्रम आक्रामक शैली उनके रास्ते में बाधा बन सकती है। संघ की भूमिका यहां निर्णायक होगी। जिस तरह से 2001 में संघ ने गुजरात के संकट
संकट के वक्त नरेंद्र मोदी पर दांव लगाया था, उसी तरह 2029 में भी वो चेहरा चुना जाएगा जो न सिर्फ बीजेपी बल्कि संघ के एजेंडे को आगे ले जा सके। संघ का ध्यान सिर्फ चुनाव जीत पर नहीं बल्कि दीर्घकालिक वैचारिक विस्तार पर रहता है। 2029 के चुनाव की रणनीति में भी बीजेपी फिर से विकास और हिंदुत्व का दोहरा पैकेज इस्तेमाल कर सकती है। राम मंदिर उद्घाटन और अनुच्छेद 370 हटाने जैसे बड़े एजेंडे पूरे हो चुके हैं। अब समान नागरिकता संहिता, जनसंख्या नीति और भारत को वैश्विक नेतृत्व दिलाने की बात नए नारों का हिस्सा होगी। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम और तेज किए जाएंगे ताकि युवाओं को विकास की कहानी से जोड़ा जा सके। इन मौकों में से एक हो सकता है अगर कांग्रेस, क्षेत्रीय दल और नई ताकतें मिलकर 2029 तक कोई ठोस चेहरा और साझा नैरेटिव पेश करती है तो शायद मुकाबला दिलचस्प बने। नहीं तो यह चुनाव भी मोदी की छाया में ही होगा, चाहे उम्मीदवार कोई भी हो। भविष्य का बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी मोदी के बाद भी मोदी रह पाएगी? क्या संघ कोई नया करिश्माई चेहरा गढ़ पाएगा या मोदी का युग ही पार्टी की चरम सीमा साबित होगा? और भारतीय लोकतंत्र क्या वो एक नेता के व्यक्तित्व पर इतना आश्रित होकर आने वाले वर्षों में भी उतनी ही जीवंत रह पाएगा? ये कहानी अभी अधूरी है। मोदी ने इतिहास बदल दिया, लेकिन इतिहास का अगला अध्याय कौन लिखेगा ये तय होना बाकी है। आप संघ और बीजेपी की रणनीति पर क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हां, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।